सकूते जमहूरियत का दिन। आज ही के दिन पाकिस्तान के मेगा सुपरस्टार और साबिक वज़ीर आज़म को फौजी एहलकारों ने आसिम मुनीर और उनके साथी जर्नैलों के हुक्म पर कॉलर से पकड़ के, गिरेबान से पकड़ के धक्के देते हुए गिरफ्तार किया था। असल में यह गिरफ्तारी सारी एक साजिश थी। अगर आप इस वीडियो को देखें जो साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आपने कभी मक्खियां भी इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं देखी होंगी जिस तरीके से जिस गाड़ी में इमरान खान साहब को बिठाया गया। इस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा मेरा एडिटर बार बार फुल स्क्रीन पर चलाए। जिस तरीके से इमरान खान साहब को इनसर्कल किया गया था, हर तरफ वो काली टोपियां, काली वर्दियां और उनकी पुश्त के ऊपर लाल रंग का खतरे का निशान, ये सब एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कारनामा था। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आपने देखा होगा कि एक सील्स की टीम थी जो अमेरिका तैयार करता है सील्स की टीम को दुश्मन के इलाके में जाके बहुत सख्त किस्म के ऑपरेशन करने के लिए। ऐसे ही इंडिया ने भी अपनी एक टीम तैयार कर रखी है, ऐसे ही बरतानिया ने भी कर रखी है, जर्मनी ने भी कर रखी है और ऐसे ही पाकिस्तान ने भी जाहिर कर रखी है। हर मुल्क जिसके पास कोई ना कोई प्रोफेशनल आर्मी है, उनके पास ऐसी टीम होती है जो मुश्किल तरीन हालात के अंदर जाकर ऑपरेशंस करती है। कोई मुल्क उसे सील कहता है, तो कोई मुल्क उसे SSG कहता है, तो कोई और नाम देता है। पाकिस्तान के अंदर ये जो SSG के कमांडोज थे, जिनका काम ऐसा है कि सख्त तरीन दहशतगर्द या सख्त तरीन हालात के अंदर उन्होंने जाके ऑपरेशंस करने होते हैं, उनको उस दिन रेंजर्स की वर्दियां पहनाई गई और उनको भेजा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। वहां पर उन्होंने पहले तो अदालत के तमाम जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तोड़ा, वकला को मारा पीटा, गालियां दी। उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऊपर भी इतलात ये हैं कि डंडे से वार किया। उसके बाद जिस तरीके से उनको गिरेबान से, कॉलर से पकड़ के धक्के देते हुए लेकर जा रहे थे, वो आप सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन इसमें जज्बात हैं, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि जैसे सकूते ढका हुआ था 16 दिसंबर को, जिसमें पूरा पाकिस्तान और पूरी कौम उस वक्त की रोई थी। जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा था जैसे कोई अपना बिछड़ गया हो या घर में सगा भाई जो है उसकी मौत हो गई हो, तो जैसे दुख था ऐसे पाकिस्तान के टूटने का दुख था। हाँ, ये अलग बात है कि हमें पिछले उस टाइम तो जाहिर है 30 साल हुए थे पाकिस्तान को बने हुए, या 20 साल हुए थे, 30 कह दिया, 20-25 साल के अंदर अंदर ही। और उस टाइम भी यही कहते होंगे कि पाकिस्तान जो है वो 27वीं रमज़ान को बना है और पाकिस्तान के पर आंच नहीं आ सकती और इसने क़यामत के दिन तक रहना है। लेकिन उन्हें क्या पता कि वाकई पाकिस्तान बना तो क़यामत के दिन तक के लिए था, लेकिन पाकिस्तान के जनरल्स जो हैं वो एक ऐसी कैंसर है कि जब वो लगे पाकिस्तान को तो पाकिस्तान को तोड़कर उन्होंने दम लिया। और ये शुरू किया था अयूब खान साहब ने, और उसके बाद याया खान ने इसको पाया तकमील तक पहुंचाया। और उसके बाद बजाय इसके की अकल करते अगला ही आने वाले जो ज़ियाउल हक थे, उन्होंने इसकी दोबारा से दागवेल डाल दी और फिर काम रुका नहीं। ज़ियाउल हक के बाद आपको कल ही के व्लॉग के अंदर हम बता चुके हैं जो कारनामे थे मिर्ज़ा असलम बेग के। उसके बाद एक दो शायद आर्मी चीफ ऐसे आए जिन्होंने प्रोफेशनल काम करना शुरू किया, एक या दो। उसके अलावा बाकी जितने हैं, पंजाबी कहते हैं जेड़ा पन्नो ओई लाल, बाकी जितने आए उनके कई कारनामे आपके सामने नहीं है। अगर आएंगे तो आपको याया जो है वो शायद थोड़ा मुजरिम लगे, वो ज़्यादा मुजरिम लगेंगे, मतलब एक के ऊपर दूसरा है। तो ये सिलसिला जारी रहा है और हमें वही कहानी सुनाई जाती रही। उस टाइम 20-25 साल के वक्त कहते थे कि पाकिस्तान क़यामत तक रहने के लिए बना है, कभी नहीं टूटेगा, आंच नहीं आ सकती। अब 80 साल गुजरने के बाद और आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तोड़ देने के बाद फिर भी इनका यही नारा है कि पाकिस्तान पर आंच नहीं आ सकती। हालांकि जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा उन दोनों को इन्होंने फौजी अज़ाज़ो इकराम, मतलब कि पूरे प्रोटोकॉल और पूरी फौजी ड्रिल के साथ उन्हें दफन किया। उनके पास जो एजाज़ात हैं वो भी उनके और उनके ख़ानदान के पास रहे, किसी ने उनसे कुछ वापस नहीं लिया। मतलब ये कि मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि इन 70-80 या 78-80 सालों के अंदर इनकी एक ही कोशिश रही कि इनकी असल कार्रवाई का आवाम को पता ना चले। और जाहिर है उसके लिए पॉलिसी यही थी कि ऊपर से ये अल्लाह की फ़ौज है, ये पाकिस्तान की फ़ौज है। हमारे जर्नल्स की हद तक बात कर रहा हूँ, बाकी फ़ौज जो है वो तो लड़ने के लिए होती है या अपने मुल्क के दिफा के लिए होती है, वो हमारी भी है। जो बेचारे फ़ौजी लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हमारे बेटे हैं, भाई हैं, उनसे तो जाहिर है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम जो जर्नल्स घुसते हैं जाकर सियासी कामों के अंदर, एक्सटेंशंस लेते हैं, हुकूमतों के ऊपर कब्जा करते हैं, तख्ते उल्टाते हैं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को फांसियों की सज़ा देते हैं, फातिमा जना साहबा के ऊपर जिस तरह के मुकदमात बनाते हैं और फिर आखिरकार इमरान खान के गिरेबान पर हाथ डालते हैं। इमरान खान के गिरेबान पर हाथ डालने का मतलब एक शख्स के गिरेबान पर हाथ डालना नहीं होता। जब आप एक इलेक्टेड लीडर जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो, और अभी भी इस वक्त भी अगर आप बात करें तो इमरान खान ही प्राइम मिनिस्टर हैं क्योंकि उन्हें 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी पाकिस्तानी अवाम ने दी है। जब कोई उनके गिरेबान को पकड़ता है, मसलन किसी भी मुल्क के, इस टाइम दुनिया में 190, 94 या 196 मुल्क है, उनका जो भी हेड ऑफ स्टेट है, अगर आप उसके गिरेबान को हाथ डालेंगे तो असल में पूरी कौम के गिरेबान को हाथ डालते हैं। तो जब आप एक लीडर के गिरेबान को हाथ डालते हैं तो असल में आप पूरी कौम को उसकी औकात दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तो थोड़ी जज्बाती बातें हो गई। जरा ऑब्जेक्टिवली इस वीडियो को एक बार फिर देखिए, किस तरीके से जैसे मक्खियों का झुरमट होता है या हाइनास का झुरमट होता है, सब कुछ काला, उसमें अकेले इमरान खान आपको नजर आ रहे हैं। वो बड़े आराम से चलते हुए जा रहे हैं, मतलब कोई मुजाहमत नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको धक्के दिए जा रहे हैं। और जैसे ही उनको गाड़ी में बिठाया धक्के देते हुए,
उसके बाद और कॉलर से पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप यहां पर ये गौर कीजिए, आपने यहां पर ये गौर करनी है, मैं वीडियो बार बार आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आपने गौर करनी है कि कॉलर से पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी इमरान खान को, क्योंकि बाजुओं से पकड़ा हुआ है, चारों तरफ से हैं, तो कॉलर से क्यों पकड़ना है? कॉलर से तो आप किसी को तब पकड़ते हैं जब वो भाग सकता हो। अच्छा, अगर आपने उन्हें भागने से बचाना तो पीछे से आप कुर्ता नीचे से पकड़ सकते थे, बाजू आपने दोनों तरफ से पकड़े हुए हैं, एक हिसार बनाया हुआ आपने, उन्होंने वहां से कहां जाना है? लेकिन गिरेबान पकड़ा गया था आपके जज्बात को उभारने के लिए और आपकी तहकीर करने के लिए। उसके बाद जब उन्हें गाड़ी के अंदर बिठाया जाता है, अगर आप गौर करें तो उसके बाद आप जरा एक लम्हे के लिए देखिए कि ये सब इनको जाहिर है बताया गया था, ट्रेनिंग दी गई थी कि आपने इस गाड़ी के ऊपर किस तरीके से, गाड़ी नजर नहीं आनी चाहिए, हालांकि उस गाड़ी के ऊपर इतने लोगों के बैठने की जरूरत नहीं थी। मैं पहले तो सिक्योरिटी के मामला को नहीं जानता था, इमरान खान साहब का जब चीफ ऑफ स्टाफ बना तो मुझे सिक्योरिटी के मामला का पता चला। मुझे यह पता चला कि जहां पर ज्यादा लोग हो जाएं वहां पर सिक्योरिटी का मसला हो जाता है। मतलब ज्यादा लोग का मतलब कहने का यह कि सिक्योरिटी के ज्यादा लोग हो जाएं। अच्छी सिक्योरिटी वही होती है जहां सिक्योरिटी गार्ड एक दूसरे से दूर हों, ताकि उन्हें मूव करने में आसानी हो और किसी पर एम करने में आसानी हो, किसी पर झपटने, मूव करने, किसी से बचने, किसी पर हमला करने। मतलब अगर सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड चढ़ा हुआ है और किसी ने हमला कर दिया है तो वो तो आपस में ही एक दूसरे पर टकराते रहेंगे बजाय इसके कि उसका मुकाबला करें। तो सिक्योरिटी बेहतरीन होने की जमानत यह होती है कि मुनासिब लोग हों, ना ज्यादा हों सिक्योरिटी के लोग, ना कम हों, उनके दरमियान मुनासिब वक्फा हो। इसी तरीके से जब बहुत सारे लोग अगर स्टेज पे हों और वीआईपी स्टेज के ऊपर हो, जैसे इमरान खान साहब होते थे, तो मुझे सिक्योरिटी की टीम हमेशा कहती थी कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हुआ तो हमें कम लोग स्टेज पर चाहिए होते हैं ताकि हम इमरान खान साहब को बीच में से निकाल के ले जाएं। ये जो 200 बंदा स्टेज के ऊपर होता है, ये तो अगर इमरान खान साहब पर कोई हमला करता है और हम छलांग लगाकर उनको बचाना चाहते हैं तो दरमियान में 4 बंदे तो आ जाएंगे खान साहब के और हमारे, और जाहिर है उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, ना उन्होंने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखी होंगी कि वो खान साहब को बचा सकें। तो बचाने की बजाय वहां पर मामला खराब हो जाएगा। तो इसलिए सिक्योरिटी का पूरी दुनिया के अंदर, मैं तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन जितना मुझे पता है वो बता रहा हूं। अब ये तो सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट के ट्रेंड थे। अब जरा दोबारा देखिए कि गाड़ी के ऊपर ये कैसे चढ़ रहे हैं, मक्खियों की तरह चढ़ रहे हैं, इसकी क्या जरूरत थी? ये तो सिक्योरिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है कि इतने सारे बंदे एक ही, ब्रेक लगेगी तो नीचे गिर जाएंगे, चोटें लगेंगी, कोई हमला कर देगा तो ये फंसे हुए एक दूसरे के साथ, ये तो अपनी बंदूक ही नहीं निकाल सकते, ये जो भी, क्योंकि जगह ही नहीं है जिस तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो ये सिक्योरिटी नहीं थी। ये बुनियादी तौर पर आसिम मुनीर साहब का वो डिसीवर प्लान था आपके लिए कि आपके प्राइम मिनिस्टर को, आपके महबूब लीडर को ह्यूमिलिएट करके इस तरीके से पकड़ा जाए, लोग सड़कों पर आएं, लोग आके सड़कों पर भले कुछ ना करें, बस एक दफा बाहर निकल आए लोग, ये पर्पस था। थोड़े से लोग भी बाहर निकल आए तो आगे उन्होंने अपना पूरा सौदा तैयार किया हुआ था 9 मई का। खुद ही कोर कमांडर लाहौर के ऊपर इन्होंने हमला करवाया। पीटीआई के आप ये कह लीजिए कि जैसे बाद में शेर अफजल मरवत जैसे टाउट बाद में शामिल किए ना अंदर, जो शुरू में बड़ी तगड़ी बातें करते थे और आहिस्ता आहिस्ता आप उनके रंग उतरते गए और आपको पता चला कि असल में जर्नली टाउट है। ऐसे और भी बहुत सारे टाउट हैं जो अभी भी मौजूद हैं। उन सबको आगे आगे करके कहा गया कि आपने कोर कमांडर हाउस पहुंचना है, कईयों को यह कहा गया था। और ये बड़ा तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लाहौर में काम कर रहा होगा और कोई हमारा ऐसा शख्स पीटीआई का, उसको ये भी कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसके साथ उसको साथ ही मिलाया, उसको ये भी कह सकते हैं कि हम भी बड़े तंग हैं आसिम मुनीर से, और आप लोग अगर आज एहतजाज करेंगे ना खान साहब के पकड़े जाने पर और कोर कमांडर के घर के सामने करेंगे तो देखेंगे खान साहब को रिहाई मिल जाएगी, और हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप ज़रूर कीजिए। और जिसमें अकल कम होगी वो यही सोचेगा कि यार ये तो मुझे फ़ौज के अंदर से कहा जा रहा है कि आप ये करें। तो जिस तरीके से दुश्मन मुल्क के साथ खेलते हैं ना, मैंने एक दिन पहले भी आपको कहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो ट्रेंड की जाती हैं दुश्मन मुल्क के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पूरे 78-80 साल हम ही पर छोड़ी जाती रही हैं। हमारा मुकाबला पाकिस्तानी के तौर पर बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी है और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी है।